कल हमने 16 महाजनपद में सबसे जो मेन होता मगध के बारे में पढ़ रहे थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मौर्य वंश होगा। मौर्य वंश क्या नाम है? मौर्य वंश। जो हमारा पीरियड टाइम हो वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश धनानंद का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। नोट करो, मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये किसको पराजित किया? तो ये याद रखना, धनानंद। धनानंद कौन था? याद रखना, ये नंद वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश की स्थापना किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको पराजित किया? धनानंद को पराजित किया। धनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा था। दूसरा टॉपिक हमारा है, याद रखना, मौर्य वंश को जो स्थापना किया उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? याद रखना, मौर्य वंश का जो था प्रधानमंत्री या फिर गुरु बोल सकते हैं। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसका और नाम है कौटिल्य, और इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य को 3 नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तीसरा पॉइंट क्या है? 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस प्लस चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जीत गया। जीतने के उपरांत में चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया। किससे किया? सेल्यूकस की एक बेटी थी जिसका नाम थे हेलेना। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य के जीत हुई। हारने के उपरांत में सेल्यूकस से की एक लड़की थी जिसका नाम था हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य को उससे शादी करना पड़ा और शादी के उपरांत में उसे 4 राज मिला। वो 4 राज कौन सा है ये याद रखना। वो 4 राज है काबुल, कंधार,
हेरात और मकरान, ये चार राज जो सेल्यूकस निकेटर ने जीत के रखा था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया और वो युद्ध में हार गया। हारने के उपरांत में सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की थी, उस लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और शादी के उपरांत में, जिसे हम लोग कहते हैं दहेज, दहेज के रूप में उसे 4 राज दे दिया। और वो राज कौन सा? काबुल था, कंधार था, हेरात था और पाकिस्तान था। इसलिए कहते हैं ना कि ना बिहारी लोग इतना दहेज के लोभी क्यों होते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जब शादी के उपरांत यदि वो 4 देश को शादी में ले सकता है तो एक बिहारी को उसको भी तो मिलना चाहिए। अगर वो ना ले तो क्या बोलेगा दुनिया। इसके लिए वो अधिकतर इतने होते हैं। याद रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट और 5वां, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखना, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज का एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में ही मौर्य वंश का जो भी घटनाएं घटी है वो हमें इस पुस्तक में हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और वो लास्ट दिनों में श्रवण बेला चला गया। कहां पे चला गया? श्रवण, जो हमारा कर्नाटक में है, और वहां पे इसकी मृत्यु हो गई 298 BC में। जैन धर्म का मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को अपनाया और लास्ट का जो दिन था वो श्रवण बेला यानी कर्नाटक चला गया। कर्नाटक में गया तो उसने क्या, खाना भोजन उन्होंने सब त्याग दिया। इस त्यागने के उपरांत वो बीमार पड़ गया और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेला कर्नाटक में पड़ता है, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जिसका नाम है बिंदुसार, अब वो गद्दी पे बैठा। अब क्या है? बिंदुसार का जो शासन काल है ये 298 BC से 273 BC तक। बिंदुसार को एक और नाम है जिसका नाम है अमित्रघात। पूछा जाएगा अमित्रघात जो है किस वंश के शासक है, तो हमेशा यह याद रखना मौर्य वंश का शासक, क्योंकि बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता है।
अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। पूछ दिया कि अमित्रघात के नाम से कौन सा जाना जाता है, हमेशा याद रखना बिंदुसार। और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश या फिर नाश करने वाला। नेक्स्ट है सीरिया के सीरिया का एक शासक था उस समय। किस समय? 298 और 273 के बिफोर क्रिस्ट में सीरिया का एक शासक था जिसका नाम था एंटिओकस, और उसका एक राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। और ये डायमेकस जो था वो किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था? ये याद रखना, बिंदुसार के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के समय में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और वो कहां पे हुई? तक्षशिला में। तक्षशिला में भी यहाँ पे क्या, वहां का तक्षशिला के जो लोग थे उसने वहां पे अपने आप को विद्रोह कर दिया था, और पहली विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे जिसका नाम था सुसीम, क्या नाम था? सुसीम। कौन था? पुत्र था किसका? बिंदुसार। सुसीम गया, लेकिन वो क्या, असफल रह गया। उसके बाद इसका दूसरा पुत्र था जिसका नाम था अशोक। जब ये अशोक को पता चला तो उस समय अशोक कहां का राजपाल था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक कहां का राजपाल था? अवंती का था। अवंती का राजपाल था। अशोक को जब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, उस समय अशोक जो था वो कहाँ का राजपाल था? ये हमेशा याद रखना, अवंती का था, और अवंती का राजपाल था। और जब अशोक को इसके बारे में पता चला, वो तुरंत फौरन रवाना हुआ। कहाँ पे? तक्षशिला में। तो तक्षशिला में क्या हुआ? अशोक वहां पे गया और अपनी साहसी पूर्वकता से उस विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु। बिंदुसार की मृत्यु मृत्यु कब हुई इसका? 273 बीसी में हुआ। उसके बाद अशोक शासक बना। बिंदुसार के बारे में 4 याद रखना। सीरिया का शासक एंटिओकस का एक राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। हमेशा क्वेश्चन पूछा था डायमेकस किसके शासन काल में भारत आया? तो याद रखना बिंदुसार। बिंदुसार का ही एक और नाम है जिसका नाम है अमित्रघात। बिंदुसार शासन काल में एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। पहले उसने सुसीम को भेजा था। सुसीम कौन था? उसका बेटा था। उस बेटे ने उस विद्रोह को दबाने में असफल रह गया। दूसरी बार उसने अशोक सम्राट को भेजा। जब
अशोक को ये बात की पता चला तो अशोक सम्राट वहाँ एक राजपाल था और वो राजपाल कहाँ का था, अवंती का था। जब उसको ये बात पता चला वो तुरंत गया तक्षशिला में, और वहाँ का जो विद्रोह हो रहा था उसने अपने साहसी पूर्वक से दबा दिया। नेक्स्ट है, उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु 273 में हुई। उसके बाद गद्दी को संभाला अशोक सम्राट ने। अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। पिता का नाम बिंदुसार था। माता कौन थी? इसकी माता थी सुबदांगी थी। जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें ये लिखा गया है कि ना अशोक अपने 99 भाइयों की अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद वो अपनी गद्दी पे बैठा था। पूछा जाता है कितने भाइयों की हत्या किया? 99 भाइयों की हत्या की। 269 बीसी में क्या हुआ? 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। वो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठा। ठीक 8 वर्ष बाद उसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा और उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। इसमें कलिंग के राजा और अशोक के बीच में युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसमें यह हुआ कि ना अशोक इसमें जीत जाता है, लेकिन जीतने के उपरांत में अशोक देखता है कि ना बहुत सारे लोगों मर गए हैं, बहुत सारे लोगों की तबाही हुआ है। तो ऐसे में अशोक का दिल पिघल जाता है और वो युद्ध की नीति को छोड़ देता है अच्छी तरह। याद रखना कलिंग युद्ध का जो अभिलेख है, कलिंग युद्ध का जो अभिलेख है वो हमें 8वां अभिलेख से प्राप्त होता है। उसमें लिखा जाएगा कि अशोक सम्राट के 8वां अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, तो ये याद रखना कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक जो था बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्या है? अशोक की जो अभिलेख थी वो क्या थी? अशोक की अभिलेख की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृतिक थी। क्या? अभिलेख की भाषा। ये हो गया। नेक्स्ट
एक और है कि ना अशोक की जो अभिलेख की भाषा थी वो प्राकृतिक थी, और भाषा कितनी थी, वो 4 थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक के अभिलेख की भाषा कितनी है, 4 है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्या, अशोक की जो अभिलेख है उसमें अधिकतर उसने अपने एक नाम दिया है जिसका नाम है देवनाम। देवनाम प्रिय दार्शनी, प्रिय दर्शन। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब है देवताओं का सम्मान करने वाला। धम्म की शुरुआत, धम्म की शुरुआत किसने किया, सम्राट अशोक ने किया। इसमें धम्म का जो नीति उसमें क्या है, उसमें यही बताया है कि ना इंसान को कैसे रहना चाहिए, मतलब उसमें नियम और कानून के अभिलेख। और ये कौन से अभिलेख में है, धम्म की शुरुआत की जो अभिलेख है वो सिर्फ पूछा जाता है अभिलेख। धम्म की शुरुआत की जो अभिलेख है वो किसमें है, 11वें अभिलेख में, सॉरी 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में धम्म की शुरुआत का उल्लेख है। अशोक ने बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनाया। बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश का एक जिला है जिस जिले का नाम है रायसेन, और रायसेन में अशोक सम्राट ने एक बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण किया। और वो जो स्तूप है वो किस धर्म से, हमेशा याद रखना, बौद्ध धर्म से। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 8वां में क्या है, उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक ने सारनाथ, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है सारनाथ, वहां पे उसने क्या है, अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया, निर्माण या बनवाया। इससे 12th क्लास का बच्चे इतना ही काफी है। पहला ये याद रखना, 99 भाइयों की हत्या करने के बाद कौन सा शासक गद्दी पे बैठा, अशोक। दूसरा होता है कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में, किसके बीच हुआ है, कलिंग के राजा प्लस अशोक के बीच में। कलिंग का युद्ध हमें अशोक के किस अभिलेख से मिलता है, 8वां अभिलेख से। अशोक किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म का। अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृतिक भाषा थी। भाषा कितनी है, 4 है। अभिलेख कितना है, अभिलेख याद रखना 14 अभिलेख है, 14 अभिलेख। अशोक को एक और नाम से जाता जिसका नाम है देवनाम प्रियदर्शनी। धर्म की शुरुआत किसने की, अशोक ने की। ये हमें कौन सी शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। एमपी मध्य प्रदेश में रायसेन एक जिला है, वहां पे उसने बहुत बड़े स्तूप का निर्माण करवाया, बौद्ध स्तूप का। सारनाथ में उसने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। ये सारी क्वेश्चन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन है, याद रखना, अंतिम। मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ ज्यादा समय के लिए शासन काल में नहीं बैठा,
क्योंकि ये मौर्य वंश का योग शासक के जैसा नहीं था। बृहदत्त का एक सेनापति था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसकी हत्या कर दिया। किसकी? बृहदत्त की हत्या करवा दिया। हत्या करने के बाद उसने एक नए वंश की स्थापना किया। हत्या करने के बाद स्थापना किया नए वंश की, और वो वंश का क्या नाम था? शुंग वंश का नाम था। शुंग वंश। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, या उसकी संस्थापक का चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या किसने किया? उसके सेनापति किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसके आगे में हम पुष्यमित्र शुंग वंश, कान वंश और कुषाण वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।